मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज बच्चों क्लास 8th ठीक है बच्चों, और चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। बहुत ही आसान चैप्टर बच्चों और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाउ द ब्रिटिशर्स गवर्न आवर कंट्री और हाउ दे एक्सप्लॉइटेड आवर कंट्री। देयर वर मेनी वेज टू एक्सप्लॉइट, but this is the most important and crucial factor by which they control, by which they govern, by which they exploit our country। ठीक है, ये ध्यान रहे कि बच्चों ये बहुत ही भारतीय आधुनिक भारत को समझने के लिए कि हाउ दे सेट अप देयर एडमिनिस्ट्रेशन हेयर। ठीक है, तो किस प्रकार वो यहां पे रहे, ये मतलब है। थोड़ी सी बैकग्राउंड पर मैं आपको बता देता हूं कि बच्चों बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी और बच्चों बैटल ऑफ बक्सर, 2 बैटल वर फॉट 1775 एंड 1764। ठीक है बच्चों, अब इस बैटल के द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, मुगल सम्राट gave the दीवानी राइट्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ये था बच्चों, दीवानी राइट का मतलब ये कि भाई लैंड जो रेवेन्यू है उसको कलेक्ट करने का राइट कंपनी के पास है बच्चों। ठीक है, ये था इस ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब रॉबर्ट क्लाइव, उनको दे दिया। ये था विद्यार्थियों। अब यहां से समझ लो कि वे उन्होंने ग्रामीण जो क्षेत्र है उसके ऊपर पकड़ कैसे बनाई। फर्स्ट बैटल जीत गए सिराजुद्दौला, क्लियर। देन मीर कासिम, क्लियर। 3 आर्मी वर डिफीटेड इन द बैटल ऑफ बक्सर, नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ बंगाल एंड मुगल एम्परर शाह आलम। ठीक है ना, 3 जो राजाओं की सेना थी उसको हरा दिया। ठीक है, अब इसने हारने के बाद जो एग्रीमेंट हुआ, इलाहाबाद की जो ट्रीटी हुई 1765, ठीक है 1765, उसके तहत ये मिल गया कि भी कंपनी को दीवानी राइट्स मिलते हैं कि इसको जो टैक्स कलेक्शन का जो राइट है ना वो कंपनी को दे दिया शाह आलम ने। अब इससे पहले कंपनी यहां से जो स्पाइस लेती थी, क्लियर है, ध्यान से सुनना, उसके साथ जो कॉटन लेके जाती थी, उसके साथ जो सिल्क लेके जाती थी, ये ध्यान रखो। अब इनको सब के लिए ये गोल्ड का वहां से इंपोर्ट करती थी कंपनी अपने देश से, क्योंकि उनको इन वस्तुओं के बदले में गोल्ड देना पड़ता था
क्योंकि जैसे अब है मुद्रा या करेंसी, उसकी जैसे आज के समय में बहुत से राष्ट्रों के नेशंस की जो करेंसी है उसको अदला बदला जा सकता है, उसको कन्वर्ट होती हुए कि रुपया है डॉलर में, डॉलर है रूबल में, रूबल है फ्रैंक में, फ्रैंक है यूरो में, इस प्रकार। ठीक है। एट दैट टाइम देर वॉज नो सच सिस्टम ऑफ जो करेंसी कन्वर्टिबिलिटी की, वो नहीं था। ठीक है। तो अब इसके बदले में इनको गोल्ड देना पड़ता था। तो 12 अगस्त 1765 को दीवानी मिल गई ईस्ट इंडिया कंपनी को, दीवानी अधिकार कि जो टैक्स है ना इसको इकट्ठा करने का, ये मिल गया बच्चों। ये बातें क्लियर होगी ना, इसके बाद फिर समझ में आएगा। ठीक है। अब जब टैक्स के जो दीवानी अधिकार मिले तो कंपनी ने अपने डिप्टी दीवान बना दिए, 2, राजा शताबल राय फॉर बिहार के लिए और मोहम्मद रजा खान बंगाल के लिए। क्योंकि कंपनी को इस बात का पता था कि जो विलेज है, जो गांव है, वो एक ट्रेडिशनल इकाई है, ट्रेडिशनल यूनिट है। इसलिए कंपनी गांव के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहती थी। क्योंकि टैक्स कहां से इकट्ठा करना था? टैक्स तो यहां से इकट्ठा करना था, गांव से, यहां से करना था। अगर कंपनी अपने ऑफिसर को डायरेक्ट लगा देती तो हो सकता है कि ये रिवोल्ट यहीं पे फिर कर देते और कंपनी को बड़ा मुश्किल होता कलेक्ट करना टैक्सेस को। इसलिए उन्होंने डिप्टी दीवान थे वो लगा दिए, अपनी तरफ से जो अधिकारी थे ना वो लगा दिए, शताब राय को और मोहम्मद रजा खान को, कि भी तुम हमारे को पैसा जो टैक्स वो इकट्ठा करके दो। क्लियर हुआ? अब इसको साफ कर दो विद्यार्थियों। क्यों बेटा, बेसिक है ना, वो बहुत जरूरी है। अगर आपको बेसिक जो कंसेप्ट दैट इज नॉट क्लियर तो हम आगे मूव नहीं कर सकते। और हमारे को करना नहीं चाहिए, क्योंकि पीछे समझ में नहीं आया और आगे भागले हम फायदा क्या? ठीक है, कोई फायदा नहीं। अगस्त 12 और 1765 दीवानी राइट। ठीक है ना, दीवानी मिल गई कंपनी को, किसके बारे में? टू कलेक्ट टैक्सेस। ठीक है, मूल रूप से जो लैंड रेवेन्यू था वो था, क्योंकि आमदनी उसी से थी। तो ये बात बताई थी मैंने कि कंपनी को गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता था, ये स्पाइसिस और बच्चों सिल्क और बच्चों कॉटन, और गांव यूनिट थी, जो विलेज थे, बेसिक यूनिट वो थी टैक्स की, क्योंकि टैक्स तो वहां से जमा वो इकट्ठा करना है गांव से। अब इन्होंने क्या किया कि कंपनी के सामने जो समस्या थी कि भी गोल्ड रुके कैसे, टैक्स मिलते या दीवानी राइट मिलते। अब दीवानी राइट मिला इसको, तो इसने क्या किया कि जो पहले गोल्ड आता था, अब सारे के सारे जो एक्सपेंसेस थे इसके, ठीक है ना, जो भी एक्सपेंसेस थे इसके, वो सारे यहीं से मीट होने लग गए, जो दीवानी राइट से। इसे ऑफिस का खर्चा भी, ऑफिस एक्सपेंसेस वो भी बच्चों, ठीक है, और जो दूसरे जो मिलिट्री थे वो भी, और उसके अलावा जो गवर्नर जनरल की या दूसरे की जो सैलरी थी वो भी।
अदर्स मतलब सैलरीज का तो सभी की। अब कंपनी को यहाँ से गोल्ड करने की इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। पहले तो गोल्ड इंपोर्ट करके फिर सामान खरीदते थे, लेकिन अब जरूरत नहीं पड़ी। अब सारा खर्चा जो था यहाँ से दीवानी राइट से उसी से मीट हो गया इनका। क्लियर। अब इसके बाद कंपनी के सामने जो समस्या आई, अब उसने देखा भी इसका जो है जमीन जो टैक्स है इसको कैसे बढ़ा जाए। कंपनी सामने एक वो थी बातें कि आमदनी है उसको कैसे बढ़ाएं। ठीक है, ये समस्या ये थी सबसे बड़ी बात कि आमदनी हम उसको कैसे बढ़ाएं। सबसे बड़ी जो उनको थी जो ये इसके खर्चे पाने की या चुनौती माने, ये समस्या थी। इसलिए कंपनी अपना टैक्स उतना नहीं बढ़ा पा रही थी। उसने अब उपाय सोचे। उपाय ये सोचे बच्चों कि 1793 ये एक परमानेंट सेटलमेंट लाए। सेटलमेंट अब फिर समझ लो एक भाई ये विलेज है, ठीक है ना, विलेज मान लो प्लूरल मान लो। अब यहां पे दीवानी राइट कंपनी के पास है और कंपनी ने जो राजा थे और जो तालुकदार थे, तालुकदार, अब इन सभी को जमींदार बना दिया। जमींदार ये बना दिया कंपनी ने। क्लियर। जमींदार का मतलब जमीन के मालिक, जमीन का अधिकार इनके पास दे दिया। ठीक है। अब इनको ये कहा कि भाई जो तुम्हारे को जो सेटलमेंट था परमानेंट सेटलमेंट 1793 का, इसके तहत ये कर दिया कि मान लीजिए आप अपना गांव मान लो, एक एरिया मान लो, गांव नहीं एक एरिया मान लो, एक जो डिस्ट्रिक्ट है ना वो मान लो बच्चों, ये मान लो डिस्ट्रिक्ट, और ये कह दिया कि इसकी बिड लगा दी कि भाई मिनिमम है उस समय में कि 500 रुपये मिनिमम है, उससे कम तो बिड लगानी नहीं है, उससे कम तो बिड लगानी ही नहीं है। उससे जो ऊपर लगाएगा फिर उसको हम ये राइट दे देंगे टैक्स इकट्ठा करने का इस डिस्ट्रिक्ट में, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसको मान लीजिए। ठीक है। अब 500 वो एक दूसरे ने कहा 550, तीसरे ने कहा 600, फोर्थ ने कहा 700, अगले ने कहा 750, अगले ने कहा 800। उसके बाद रुक गई बात, उसके बाद कोई आगे बिड बढ़ी नहीं। तो इन्होंने 800 रुपीज पे, रुपीज 800 पे इस जमींदार को अधिकार दे दिया कि आप यहां से टैक्स इकट्ठा करेंगे, लैंड टैक्स वो इकट्ठा करेंगे, इसको दे दिया। मिनिमम कितनी थी 500 रुपीज। अब जब 500 रुपीज थी तो अंग्रेजों ने इस बात को जान लिया था या जांच पड़ताल कर ली थी कि भी इससे ज्यादा जो मिलेगा वो हमारा मुनाफा है, बेनिफिट है, अदरवाइज मिनिमम 500 रुपये ज्यादा से ज्यादा हो सकती है आमदनी। लेकिन ये तो डबल के आसपास लेके, जबकि पहले अंग्रेजों ने पहले ही बढ़ा के रखे थे। जब ये ले गए तो अब इसने क्या किया, जो जमींदार बना था, राजा तालुकदार जिनको जमींदार बना था, जो जिसने हाईएस्ट बिड लगाई, अब इस आदमी को यहां से 800 रुपये ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जमा करवाना है, ये डिपॉजिट इसमें करने है। क्लियर है। और इसके बाद जो बचेगा वो सारा सारा इस जमींदार का है। अब ये बात हुई, समस्या एक नई खड़ी होगी। अब नई समस्या खड़ी ये हुई कि कंपनी के लिए ये हो गया एक अच्छी बात है कि उसकी एक फिक्स इनकम होगी, फिक्स। ठीक है ना, ये हो गई।
फिक्स्ड इनकम हो गई इसकी कि अभी 800 रुपीज तो आने आने, चाहे इसमें रेन आए, चाहे इसमें फ्लड आए, चाहे कुछ भी आए, चाहे फेमाइन आए, कुछ भी आए, ठीक है ना, कुछ भी आए, 800 रुपीज तो देने ही देने इसको। अगर ये नहीं दे पाया, दूसरी बात, अगर नहीं दे पाया तो इसको जो जमींदारी का जो राइट है ये इससे छीन करके दूसरे आदमी को दे दिया जाए। मान लो ये ए है तो फिर बी को दे दिया जाएगा, ये भी कर दिया साथ के साथ, ठीक है, क्लियर हुआ बात। इसलिए ये आदमी भी डरते रहते थे कि पहली कंडीशन समस्या क्या आई कि सबसे बड़ी बात ये हुई कि भी जो टैक्स है वो बहुत हाई है, बहुत हाई है। अब कंपनी निश्चिंत तो होगी कि फिक्स्ड इनकम है, लेकिन इस बात को लेकर भी ये टेंस हो गई कि भाई हमारी जो इनकम है ये बढ़ नहीं सकती, ये बढ़ नहीं सकती, कि केवल 800 ही रहेंगे। अब कंपनी अपने खर्चे भी खर्चे बढ़ रहे थे, कंपनी को अपनी ग्रोथ भी करनी थी, इसको इनकम भी बढ़ानी थी, लेकिन वो भी रुक गई और यहां से इसको ये विड्रॉ हो गया, तो इसलिए असमंजस की स्थिति रही, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। और जो जमींदार ने टैक्स टाइमली जमा नहीं करवा तो उसको राइट खत्म, ठीक है ना, दूसरा आदमी उसको रिप्लेस कर देगा, ये बात हुई बच्चों, ठीक है। अब इससे ये हुआ कि भाई जमीन है, जो बच्चों ध्यान ये लगा लियो 2 मिनट, जमीन है, इसकी रिक्लेमेशन की जो बात थी वो भी नहीं हो पा रही थी, ठीक है ना, इसमें जमीन में सुधार की बात नहीं थी। सुधार की बात क्यों नहीं थी? इसकी आय निश्चित हो गई, फिक्स हो गई, पहली कंडीशन। इसके पास एक एडर है कि मेरे को कभी भी बदला जा सकता है या मेरे को हटाया जा सकता है, एक तरह से बदला नहीं, हटाया जा सकता है, ये बात थी, ठीक है। लेकिन जो जमींदार तेज थे उन्होंने क्या किया कि जो डिस्ट्रिक्ट थी इसमें जो बैरन लैंड पड़ी है, बैरन, ठीक है ना, या जो ग्रेजिंग के लिए लैंड पड़ी इतनी इसने इसको इंप्रूव कर दिया, रिक्लेम कर दिया, लैंड रिक्लेमेशन ये कर दिया इसने। अब इसने अपनी जो इनकम थी वो बढ़ा दी, ये बढ़ा दी, इसने जो इसको जमीन को इंप्रूव किया, जो बंजर भूमि थी, जो चरागाह थी, जो भी कुछ थी उसको कर दिया। अब अंग्रेजों की जो इनकम थी वो इतनी रहनी थी 800 रुपीज, लेकिन उसने बढ़ा दिया। इस बात को लेकर के अंग्रेज फिर खपा हो गए कि भी जो जमींदार है वो तो अपनी इनकम बढ़ा गया लेकिन हमारी नहीं बढ़ी। फिर ये बहुत कम आदमी कर पाए, सभी नहीं कर पाए, क्योंकि इसके लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता था, इसके लिए तब जाके जमीन इंप्रूव होती थी, अदरवाइज नहीं होती थी, ठीक है। इसलिए कंपनी संतुष्ट नहीं हुआ अपने स्टेप से। फिर दूसरी बात कि जो टैक्स था वो बहुत हाई था, ठीक है, टैक्स बहुत हाई था, किसके ऊपर? विलेजेस जो थे, किसान थे, पीजेंट थे, उनके ऊपर, ठीक है बच्चों। अब ये इन्होंने क्या किया, ये गांव छोड़ करके भाग गए, गांव छोड़ गए, ठीक है, ये गांव छोड़ के गए तो उससे फिर जो जमीन थी, जो पैदावार हो रही थी, अब वो भी रुक गई। इसलिए ये एक तरह से फेलियर सिस्टम रहा, क्योंकि जब किसान जो मजदूर वही नहीं रहेंगे तो हु विल कल्टिवेट द लैंड, ठीक है ना। इसलिए ये इतना सफल नहीं रहा, क्योंकि परमानेंट था, पहले 3 साल, फिर 5 साल, फिर 10 साल, फिर 20 साल, इस प्रकार। इसलिए अंग्रेजों ने दूसरे जो एक्सपेरिमेंट थे वो भी किए दूसरी जगह,
ठीक है बच्चों। अब इसके साथ अंग्रेजों को लगा कि हमने जो परमानेंट सेटलमेंट किया, ठीक है, कौन था इसमें? जमींदार। अब दूसरा और लाए हुए, ठीक है, महलवाड़ी। महलवाड़ी, मैकेंजे, ये थे इसके, ये लाए सिस्टम को। तो इन्होंने ये सोचा कि भाई यहां तो जमींदार ने इनका एक्सप्लॉइट कर दिया, जो किसान है। इन्हें सोचा कि भाई क्यों नहीं जो विलेज है, विलेज, ठीक है ना, उसी को यूनिट मान लिया जाए, जो टैक्स है उसके संबंध में, क्यों नहीं उसी को यूनिट मान लिया जाए। इसलिए मैकेंजे ने ये किया कि नॉर्थ वेस्टर्न जो प्रांत बच्चों बंगाल का उस समय में मोस्टली उत्तर प्रदेश आता है, उस समय वो पार्ट है, इनने इसको यूनिट मान लिया। एक विलेज भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ विलेज भी हो सकता है, विलेजेस भी हो सकते हैं, ये किया। लेकिन यहां पे सरकार सख्त थी, जो इनकी फिक्स्ड जो इनकम थी ना उसको लेकर के। लेकिन इस संदर्भ में कि देयर इज चांस ऑफ फ्लक्चुएशन या रिलैक्सेशन, ठीक है ना, ऊपर नीचे हो सकते थे जो महलवाड़ी प्रथा थी उसमें। महल का मतलब विलेज बच्चों, इसका मतलब गांव, ये मतलब इसका क्लियर है। अब इन्होंने ये किया कि भाई सबसे पहले इन्होंने जो किया कि भाई गांव के में जाकर के जो कलेक्टर थे उनको से सर्वे करवाया, अफसरों से गांव में गए और गांव के जाकर सारा सिस्टम देखा और उसको समझा और सर्वे करवाया। सर्वे करवा करके देन दे डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट इट, ठीक है ना। इन्होंने गांव को यूनिट मान लिया, या गांव जो दो एक या एक से ज्यादा गांव को यूनिट मान लिया, और गांव को यूनिट मान करके गांव का जो मुखिया था, हेड ऑफ द विलेज, उनको कहा कि भाई तुम ये टैक्स है ये जमा करोगे, ये कहा, ठीक है ना। महल के बारे में ये कहा कि भाई महल का मतलब गांव, कि भाई तुम इसको टैक्स को जमा करोगे, गांव या गांव और जो दो या उससे ज्यादा है मिल करके। पहले सारा सर्वे करवा, लेकिन फिर वही बात हुई कि इसमें फ्लैक्चुएशन होते हुए, रिलैक्सेशन होते हुए, इट वाज आल्सो फेलियर बिकॉज टैक्स सिस्टम वाज सो हाई। गांव फिर खाली हो गए, गांव वीरान हो गए, ये हुआ बच्चों, ठीक है। इसलिए भी इतना सफल नहीं हो पाया। अब तीसरा फिर देखा उन्होंने, तीसरा जो सिस्टम ले आइए, ये थे रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयत का मतलब बच्चों होता है किसान, फार्मर, पीजेंट, ठीक है ना, फार्मर ये होता। इसमें कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ये आदमी थे। कैप्टन जो अलेक्जेंडर रीड थे, इन्होंने जब टीपू सुल्तान से इन्होंने अधिकार लिया, लड़ाई में उसको हराया 1799 में, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में, ही वाज किल्ड इन द फोर्थ बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर वार, ठीक है। तो इसने रीड ने उसी समय में ये सिस्टम वहां पे कुछ एक्सपेरिमेंटल रूप से किया था।
लेकिन इसके सही जो थे, मतलब इस काम को करने वाले, वो थे थॉमस मुनरो। इन्होंने ये सोचा कि भाई यहां पे जो जमींदारी प्रथा है, जमींदारी सिस्टम वाज नॉट ए ट्रेडिशनल, ये नहीं है सिस्टम कि यहां का जो किसान है वो फ्री है, कि ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं है। इसलिए इन्होंने डायरेक्ट जो फार्मर थे इनसे संपर्क किया कि भी हम तुम्हारे से एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट जिसको देसी भाषा में सट्टा बोलते हैं, सट्टा। ये किया कि भी आपको टैक्स डायरेक्ट देना है, जो लैंड है उन्होंने हमारे को डायरेक्ट देना है, किसान को यूनिट मान लिया, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है कि सबके जो थे टैक्स सिस्टम वो हाई थे, हाई के कारण नहीं हो सका। टोटली जो सिस्टम था बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये था बच्चों। इसलिए ये भी इतना वो सफल नहीं हुआ। अलग अलग इन एक्सपेरिमेंट किए कि परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार, ठीक है ना, वाज द सेंट्रल अथॉरिटी और पॉइंट टू कलेक्ट द टैक्सेस। अंडर द महलवाड़ी सिस्टम, महल विलेज, विलेज का जो मुखिया वो प्रमुख है, ठीक है ना, टैक्स इकट्ठा करने में। रैयतवाड़ी साउथ इंडिया के भी जो किसान है, रैयत का मतलब किसान, के किसान से डायरेक्ट एग्रीमेंट किया कि भी तुम टैक्स दोगे, लेकिन नहीं हो पाया वहां भी सफल, क्योंकि जो टैक्सिस जो सिस्टम था वो बहुत हाई था। उसे कारण हमेशा जो किसान है, ये मान लीजिए जैसे ये है, इसको तो मिल गया, इसने 800 रुपये जमा करने थे, 800 रुपये जमा करने के बाद उसके बाद भी इसने 300 रुपये और एक्स्ट्रा जमा कर लिए या 500 रुपये कर लिए। इसने कहाँ से किए? ये किसानों से किए ना। अब इसने क्या क्या किया समझो बच्चों, किसान और मजदूरों से इसने काम करवाया, लेकिन इसने इनको इनका जो शेयर था वो नहीं दिया, इनकी जो वेजेज थी वो नहीं दी। अब ये नहीं दी तो ये आदमी जो गांव थे छोड़ गए, इसलिए बात हुई थी। इसलिए सारे से सारे जो सिस्टम रहे वो असफल एक्सपेरिमेंट रहे ब्रिटिश सरकार के। लेकिन ये जरूर रहा कि भाई नहीं, इनको बहुत फायदा हुआ। जबकि ये बात थॉमस मुनरो ने कही थी कि राजा को एक पिता की तरह किसानों के साथ बर्ताव करना चाहिए, इनकी भलाई के लिए काम करना चाहिए, ये बात उन्होंने कही थी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी वो सफल नहीं हो पाई है, ठीक है बच्चों, ये हुआ। तो इस प्रकार बच्चों जो दीवानी अधिकार मिलने के बाद जो 3 सिस्टम लागू किए कि परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। परमानेंट सेटलमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द बंगाल, महलवाड़ी इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक बच्चों, नॉर्थ वेस्ट सॉरी, महलवाड़ी, और रैयतवाड़ी इन द साउथ इंडिया। सबका जो रिजल्ट निकला वो था कि भी हाई टैक्स सिस्टम। उसी वहां के जो पीजेंट था ना वो खेत को छोड़ के भाग गया, जो वर्कर थे उनसे बेगार करवाई जाती थी, नो मनी फॉर वर्क, ठीक है। इसलिए आदमी परेशान होकर के वो स्थान छोड़ के चले गए बच्चों, ये कारण हुआ था उसका, ठीक है बच्चों। अब बेटा जो 3 ये सिस्टम थे यही आधार बने अंग्रेजी हुकूमत के, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है इकोनॉमिक बेस होता है। अगर कोई भी देश ताकतवर है तो अपनी इकोनॉमी के कारण है, ठीक है ना। जैसे अमेरिका को मानते हैं कि अमेरिका इज द सुपर पावर बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमी, क्योंकि जो वहाँ की इकोनॉमी है वो मेरे ख्याल में 25 ट्रिलियन के आसपास है, 25 ट्रिलियन। और जो भारत की इकोनॉमी है वो 3 ट्रिलियन के आसपास है, 3 ट्रिलियन, ठीक है। तो बेटा जो बेस है ना वो पैसा है,
ये ध्यान रखिए। इसलिए आप मेहनत करिए, अपने घर को, परिवार को, देश को अगर अच्छा बनाना चाहते हो, मजबूत बनाना चाहते हो, तो आपने पॉजिटिवली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके बाद युवा बच्चों की भाई जो दीवानी राइट मिले थे, ठीक है ना, 1765 में, अब इन्होंने 3 सिस्टम कर दिए। अब 3 सिस्टम करने के बावजूद भी अंग्रेजों को लगा कि हम उतना नहीं ले पा रहे जितना होना चाहिए, क्योंकि इनका प्रमुख जो उद्देश्य था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना, टू अर्न मोर मनी। ठीक है, ये था। और एक्वायर मोर टेरिटरी। ठीक है, ये 2 कंसेप्ट थे इनके, ये थे कंसेप्ट 2। अब इन्होंने एक टेक्निक निकाली कि भाई जो उस समय की जो डिमांड थी दुनिया भर में, कि भाई किस चीज़ की डिमांड है, इसलिए ये उन फसलों को यहाँ पे उगाने के लिए किसानों को मजबूर कर दिया। ये भी हुआ। जैसे थे नील, ठीक है ना, नील। नील एक बच्चों प्लांट है। क्या है? प्लांट, जिससे रंग बनता है, जिससे रंग बनता है। अब इसके साथ साथ ये भी रहा कि जैसे भारत में नॉर्थ इंडिया के ऊपर जो शासन रहा शुरू में, उन्हें जैसे पंजाब, इस पे कह दिया कि गेहूं, कि भाई यहां से उत्पादन अच्छा होना चाहिए। महाराष्ट्र, के शुगर केन, ये कर दिया। मद्रास, पैडी, राइस, यहां पे ये कर दिया। इस प्रकार इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जो थे उनके जैसे फसल थी, जैसे उसका बंगाल, पटसन, जूट, ठीक है बच्चों, इनकी फसलें बुआई इनने। इन जो सामान थे जिनकी कैश क्रॉप्स, जिनकी डिमांड थी ज्यादा, ठीक है, ये किया। और इसके साथ साथ एक जो प्लांट जो नील था पौधा, इसकी बड़ी डिमांड थी। इसका कारण ये रहा, जो इसके डिमांड का कारण ये रहा बच्चों, कि 13वीं शताब्दी से 13th सेंचुरी से लेकर के आगे तक, तो एक तो इटली, फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है बच्चों, इसमें इस पौधे का प्रयोग होता रहा है। किस में? कपड़ों का, कपड़ों को रंगने में, कलर करने में इसका प्रयोग होता रहा है। ठीक है। अब इसकी जो डिमांड थी दुनिया भर में थी, लेकिन बाद में फिर जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी या उसकी दूसरी फ्रांस की या डेनमार्क की या दूसरी हॉलैंड की, इस प्रकार कंपनी आई, यहाँ पे बनी, आपस में कंपटीशन बढ़ा। कंपटीशन किस पे बढ़ा था? एक तो स्पाइसेस पे, ये ध्यान रखिए, एक सिल्क पे, एक कॉटन पे, इन पे बढ़ा था डिमांड, या इनका आपस में जो राजरी बढ़ी इन पे बढ़ी थी। ठीक है। अब इन चीजों पे बढ़ा, तो अब क्या हुआ कि इस समय में जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने कहा कि भाई नील की जो खेती वो होनी चाहिए, नीली खेती होनी चाहिए। सबसे पहले बंगाल में नील के जो बागान थे वो बड़े बड़े लगाए गए, नील के बागान, ठीक है ना, जो उसके गार्डन थे, जो फील्ड थे, वे लगाए गए। अब इसको लगाने के बाद बच्चों कि यहाँ पे जो किसान थे, जो काश्तकार थे, तो जब नील की बात चली तो यहाँ से इंग्लैंड से जो इसके एजेंट आ गए, अपनी नौकरियों को छोड़ के, जो वहाँ के कर्मचारी अधिकारी आदमी थे वे आ गए। ये ध्यान रखिए, ऑफिसर कहाँ से? ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन से ये आगे बच्चों, इन्होंने आकर के यहाँ पे नील की खेती करनी शुरू कर दी। नील की खेती 2 प्रकार से की गई, एक निज,
दूसरी रैयत प्रणाली से, एक तो निज से और दूसरी बच्चों रैयत से, इनसे की गई। अब दोनों से की गई तो इसमें यह था कि निज में कि आदमी अपने खुद की जो बागान है वो, या ये आदमी अपने बागान दूसरे बागान को लीज पे ले, लीज पर ले, देन जो नील की खेती उसको करे, ये बात थी। ठीक है, लेकिन समस्या ये थी कि जो नील की खेती थी उसमें जो काश्तकार था इनको इतना पैसा नहीं मिलता था, रुपया उतना नहीं मिलता था, कम मिलता था। ठीक है, तो ये जब बात पैसे की आई तो अब इसके आगे समस्या भी आ गई, नीली खेती की समस्या भी आई। कुछ समस्या क्या आई? समस्या ये आई बच्चों कि सबसे पहले इसके लिए फर्टाइल लैंड चाहिए। पहली समस्या, सबसे पहली समस्या, ये जो बैरन है या जो मिडल जो लैंड है उसमें नहीं होगी, इसके लिए फर्टाइल चाहिए। दूसरी बात यह है कि लेबरर है वो भी चाहिए, उसकी भी चाहिए, ये भी समस्या है इसके लिए। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे जो नील के जो खेत है इस पे कुछ प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाए तो उसके लिए आदमियों को जो मकान है, पीपल, उसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है ना, वहां पे लगाने के लिए। अब डिस्प्लेस करना पड़ेगा तो यहाँ पे रिवोल्ट होने के चांस ज्यादा है, रिवोल्ट के मोर चांस टू रिवोल्ट बाय द मतलब पीपल, ये बात है। अगली बात, जो पैडी है उसको नहीं लगा सकते हम, इसके बाद नहीं लगा सकते, ये बात भी हुई। ठीक है ना, क्योंकि जो फर्टिलिटी है जो इसकी वो यो खत्म करेगा। क्लियर? उसका लेबरर है वो भी मिलनी मुश्किल होती है, क्योंकि इसके बनाने के लिए कि जो वाट्स होता है, जो पौंड होते हैं, उसमें आदमी को 7-8 घंटे रहना पड़ता, फिर उसको हिलाना पड़ता, फिर जाकर रंग बनता है। ये समस्या थी, इसलिए आदमी जो स्वास्थ्य था वो भी खराब होता था, लेबरर नहीं मिलती थी। ठीक है, ये कारण रहा। प्रोसेस यूनिट वहां लगाते हम तो फिर वहां पे आदमियों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, वहां से हटाना पड़ेगा जनता को, उसके जो मकान है, तो उसके चांस ये थे कि भी वो फिर रिवोल्ट कर सकते थे। एक ही बात थी। ठीक है, एक अगली बात है कि उसके बाद फिर जो धान की फसल है, जो पैडी क्रॉप्स है, उसको हम नहीं कर सकते थे। तो ये समस्याएं थी, इसमें ये नहीं कि समस्याएं नहीं थी, समस्याएं थी। ठीक है बच्चों, अब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यहां तक हुआ कि भारत में 1788 में नियर अबाउट ब्रिटेन 30% इंपोर्ट करता था इंडिया से, सारी दुनिया भर का नील। ठीक है ना, इंडिगो। ठीक है, 30% ये इंपोर्ट करता था सारी दुनिया का एक तरफ, और सारे उसका हिस्सा 30% फ्रॉम इंडिया। और 1810 में ये 95% तक पहुंच गया बच्चों। 95% इंडिगो इंपोर्टेड बाय ब्रिटेन इन 1810 में, इतना हो गया, देख लो। अब इसका मतलब ये कि भाई भारत की इसमें काफी सफलता मिली, या भारत की नील के मामले में एक तरह से मोनोपोली हो गई, ब्रिटेन ने ये कर दिया। ठीक है, अब दूसरों को नहीं मिला, नील उनके नहीं थे, इसलिए जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वो सबसे पहले बच्चों वो आई थी कपड़े में। ठीक है, क्लॉथ है उसमें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई थी, दैट वाज स्टार्टेड इन ब्रिटेन। ठीक है, इसलिए नील का जो उत्पादन था वो बहुत जरूरी था। अब उसके साथ साथ ये भी हुआ कि भाई यहां के जो दूसरे यूरोप के जो यूरोपियन कंट्री थे उनमें भी नील चाहिए था,
राइवलरी फिर बढ़ी। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा प्लांट था, पेड़ था, जो वोड बोलते हैं, वोड। ये कहाँ पे होता था? ये ब्रिटेन में, जर्मनी में, बच्चों इटली में एंड फ्रांस में, ठीक है ना। यहाँ पे होता था वोड नाम का जो प्लांट है। इससे भी रंग बनता था, वायलेट और ब्लू, ये बनता था, ठीक है, वायलेट और ब्लू, ये कलर बनता था वोड के जो प्लांट थे उससे। अब वोड प्लांट से कलर तो बन गया, लेकिन वो कलर, वो शाइनिंग नहीं आई, वो शाइनिंग नहीं थी वोड में, ठीक है बच्चों। इसमें वो शाइनिंग नहीं थी जो इंडिगो में थी, जो नील का पौधे से जो रंग बना जो उसमें थी। इसके जो रंग था वो डल था, वो ब्राइटनेस नहीं थी वोड वाले इसमें, इसलिए डिमांड इसी की बनी रही। इसलिए जो दूसरे देशों में जो जिसके मतलब जहां भी जिसकी कॉलोनी थी, उनने प्रयास ये किया कि भाई वहां से वे इंडिगो की वो करें, मतलब क्या बोलते हैं, खेती करें, ये हुआ उन्हें, ठीक है। अब जैसे उसके साथ इन्होंने क्या किया कि जमैका, डोमिनिगो, ब्राजील, इन देशों में बच्चों, और एक देश और बच गया, तो इनमें इन्होंने नील की खेती शुरू कर दी, इंडिगो, ये खेती इनमें इनने शुरू कर दी। इन्हें शुरू की तो रिजल्ट ठीक रहा, लेकिन ये होता घटनाक्रम के 1883 से लेके 1889 तक दुनिया भर में नील की खेती 50% डाउन हो गई, 50%। ये देखिए, अब 50% डाउन हो गई, अब तो बड़ी समस्या आ गई कपड़ा उद्योग के लिए भी, और जो दूसरे देश जो नील उत्पादन कर रहे थे या कपड़ा बना रहे थे, जो कॉटन इंडस्ट्री, उसके लिए। क्योंकि इसके साथ साथ ये हुआ कि कॉटन इंडस्ट्री है, कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ा और जो इंडस्ट्री थी ये भी बढ़ी, दोनों चीजें बढ़ी, इसलिए इसकी डिमांड और ज्यादा हो गई, ये हुआ था। अब जब डिमांड ज्यादा हुई तो देश के, विश्व के पास कोई चारा नहीं था, और यहां तक होता है कि जो वुड था, जो यूरोपियन राष्ट्र है, यूरोपियन, पहले इन्होंने प्रतिबंध लगाया था इसके ऊपर, किसके ऊपर, इंडिगो ऊपर, इंपोर्ट करने के ऊपर। किस लिए? इन्होंने ये कहा कि भाई अगर हम इंडिगो लेंगे तो वुड है उसकी जो इंपोर्टेंस है, उसका यूज नहीं हो पाएगा उतना, इसलिए इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दो, सैंक्शन लगा दी गई थी, नॉट टू इंपोर्ट इंडिगो फ्रॉम इंडिया एंड अदर कंट्रीज, ये हुआ था। लेकिन फिर देशों ने 17वीं शताब्दी के लास्ट में जाकर के फिर कहा, ये जो व्यापारी आदमी थे ये फिर मनाने में कामयाब हुए कि भाई नहीं, कुछ रिलैक्सेशन दे दो इसको कुछ रिलैक्सेशन दे दो, ये बात हुई थी, ठीक है। तो सरकारों ने रिलैक्सेशन दे दी थी, ठीक है। याद आ बट्टू, वेनेजुएला ये थे, ये बच्चों कॉलोनी थी, ठीक है ना। कोई स्पेन की थी, कोई पुर्तगाल की, तो कोई ब्रिटेन की थी, कोई फ्रांस की, इस प्रकार ये कॉलोनी थी। ये कॉलोनी में इन्हें फिर इंडिगो जो प्लांटेशन वो करवाया था, ये हुआ था, ठीक है। इनमें खूब उत्पादन करने की प्रयास किया गया कि भाई भारत का एक जो दूसरी जगह से भी वो कि भाई अल्टरनेट हो कि भी आना चाहिए, क्योंकि नीले जो रंग थी उसकी सबको डिमांड थी, और उसमें खास बात बताई कि शाइनिंग होती थी, जो वुड प्लांट से जो बनता था कलर, उसमें शाइनिंग ब्राइटनेस नहीं थी, उस प्रकार की नहीं थी, वो डल कलर बनता था। जैसे मॉरिस है ब्रिटेन के, उन्हें दिखा रहे नील के उसमें दिखा कि भी नहीं, उसमें कंपैरिजन दिखा हुआ आपकी बुक में, वो दिखा हुआ है,
तो ये जो कॉलोनी थी इनमें, ये स्पेन की, पुर्तगाल की, फ्रांस की, ब्रिटेन की, इनमें इंडिगो का उत्पादन शुरू किया गया था। ठीक है। एक दूसरी बात और कि भाई वेस्ट इंडीज और बच्चों यूएसए, यहां से भी बंद हो गया उत्पादन इंडिगो का। अब यहां से बंद हो गया तो फिर अब क्राइसिस आ गया कि भाई ये उत्पादन कैसे बढ़ेगा और किस प्रकार जो कपड़ा उद्योग है, जो नीला रंग है, वो किस प्रकार से लिया जाएगा। तो ऐसा हुआ था। तो जैसे बता 1883 से लेकर 1889 तक 50% डाउन हो गया था सारे वर्ल्ड वाइड में। तो इस प्रकार की घटनाएं हुई बच्चों। कुल मिला के ये है, मैं आपको कहूं कि भाई जो यूरोपियन थे उन्होंने नील चाहिए था। नील किसके लिए चाहिए? कलर के लिए चाहिए था। कौन किसके कलर के लिए? कॉटन उद्योग के लिए, कॉटन जो कपड़े थे उनमें देने के लिए। इससे क्या होता था? इससे शाइनिंग आती थी, ब्राइटनेस आती थी, इससे ये हुआ था। ठीक है। इसका मतलब ये कि इसका जो रंग था वो आदमियों को लुभाता था, अट्रैक्ट करता था, तो उसके रेट हाई मिलते थे। ये कारण था उसके पीछे। ठीक है विद्यार्थियों। तो बेटा अंग्रेजों ने जैसा भी हो सके ना, जिस प्रकार भी हो सके, उसी तरह भारत का एक्सप्लॉयटेशन किया। कैसे भी उनने रास्ता कैसे भी निकाला, लेकिन उनने किया है। जैसे नील की जब खेती शुरू हुई तो हमने देखा कि भी वहाँ के जो अधिकारी थे, एजेंट थे, दूसरे जो ट्रेडिंग क्लास थी, वो रिजाइन करके अपनी सर्विस या देश छोड़ के यहाँ पे आ गए। यहाँ के जो निज फार्म हाउस बनाए उनमें उनने क्या किया कि जमीन खरीद ली, फिर नीली खेती करने लगे। जमीन नहीं खरीदी तो जमीन लीज पर ले ली, जमीन लीज पर ले ली, जब इन्होंने किया खेती उन्होंने शुरू की। ये हुआ बच्चों। ठीक है। तो इस प्रकार नीली खेती होती है। तो विद्यार्थियों ये बात हुई कि नील है, ये टोटली भारतीयों के लिए काफी नुकसान का सिस्टम रहा। इसने भारतीय जो कृषि थी, एग्रीकल्चर, ठीक है ना, उस सिस्टम को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। क्योंकि इसको भारतीय जो काश्तकार थे, जो किसान थे, उनको बेनिफिट नहीं हुआ। इनको अंग्रेज थे, उनको बेनिफिट हुआ। क्योंकि नील वाज रिक्वायर्ड इन द फैक्ट्रीज, कपड़ों को रंगने के लिए, कॉटन कपड़ों को। नहीं तो इसके नुकसान ही थे। इसके नुकसान क्या हुए कि भी एक तो पैडी क्रॉप्स हम उसको नहीं बो सकते, पहली बात। एक इसका रेट था, ये भी लेस मिला, कम मिला। ठीक है ना, ये रहा। और इनने एक विशेष साइकिल और चलाई आदमी को फंसाने के लिए कि भी इन्हें ये कहा कि भाई 25% जमीन है, अगर उस पे आप इंडिगो प्लांटेशन करते हो तो वी विल प्रोवाइड यू लोन। ठीक है ना, तो हम आपको लोन देंगे, ये कहा। अब किसान भोला बड़ा था, अनपढ़ था, इलिटरेट पर्सन था, वो फंस गया। उसने लोन ले लिया 25% बोने के लिए। अब इसके यहाँ से जो अंग्रेज आए थे वो एजेंट के रूप में आए, या जो ट्रेडर्स थे वो आए फायदे के लिए, जो भी आया, इन्होंने जो निज वो थे, निज प्लांटेशन, जो इन्हें कृषि की थी नील की, उनका प्रमुख जो मोटिव था टू अर्न मनी फ्रॉम द इंडियन मार्केट, एग्रीकल्चर और सिस्टम, कंट्री, कुछ भी मानिए आप, ये था। ठीक है ना। जबकि रैयत थी, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये रही कि इसमें 25% नहीं आ सके, बहुत मुश्किल से, इसलिए और जो सारे बच गए वो रैयत बच गए। अब इसमें यह था कि जो विशेष जो साइकिल थी इसकी लोन की, अब ये जो मालिक है, ओनर इसका बागान का, अब ये एक तो बीज देगा सीड, एक ये उपकरण देगा इक्विपमेंट, ये प्रोवाइड कराए बच्चों। एक इसकी जो जमीन से, लैंड से वो है। उसके बाद जो काश्तकार है, काश्तकार ये बीज को बोएगा और उसके बाद जितनी भी मेहनत है सारी की सारी ये करेगा।
but after all, in the end, he will get less money. ठीक है, इसलिए आदमी परेशान हो गया। फिर दूसरी बात, पहली बार दे दिया इसको लोन, अब दूसरी बार भी इसको लोन मिलना है, तो ये 25% जो 25% इस पे बोएगा तभी मिलेगा। अगर इसे नहीं बोया तो इसको जो बोने के लिए जमीन मिली थी ये इससे छीन ली जाएगी। ये बात है। तो अंग्रेजों ने हर प्रयास किया कि भाई भारतीयों को कैसे दरिद्र बना जाए, ये हुआ था। ठीक है, तो बच्चों इसी से परेशान होकर के, इसी सिस्टम से परेशान होकर के 1859 मार्च, ठीक बच्चों, मार्च 1859 इंडिगो या ब्लू रेवोल्यूशन, रेबेलियन, ठीक है, ये होगा बच्चों 1859। अब आदमियों ने खेती करने से मना कर दिया कि हम नील की खेती नहीं करेंगे, तो अंग्रेजों ने जबरदस्ती किया उस सिस्टम को करने के लिए। आदमियों ने क्या किया, मना कर दिया, किसान ने कि हम नहीं करेंगे, काश्तकार ने मना कर दिया, ठीक है, कि हम नहीं करेंगे। अब इसने इसके साथ जबरदस्ती की कि भाई नहीं आप बो। अब इसके पक्ष में कौन आया, काश्तकार के पक्ष में। अब जो यहां जमींदार जो दबा बैठा था ना, ये आ गया, जमींदार गुमास्ता ये आ गए। उन्होंने लठे तो इकट्ठा किया, गांव गांव घूमे और रेवोल्यूशन के पक्ष में, रेबेलियन के पक्ष में उन्होंने वे खड़े हो गए। इसलिए जो किसान थे, जो मजदूर थे, अपनी जो लाठी थी और इस प्रकार जो उनके हथियार थे वो लेकर के अंग्रेजों से भिड़ गए। ठीक है, अंग्रेजों से भिड़ गए। तो सर्दियों में 1859 में एशले ने, अंग्रेज अधिकारी ने एक पत्र जारी किया कि भी कोई भी आदमी, नोबडी कैन सप्रेस द काश्तकार और पीजेंट्स टू सो द इंडिगो। ठीक है ना, ये जारी कर दिया लेटर कि भी कोई भी आदमी उसको जबरदस्ती नहीं कर सकता। अंग्रेज अधिकार ने कर दिया। कहां पे, बरसात जो तहसील वो डिस्ट्रिक्ट जगह थी ना, उस पे कर दिया, बारासात में। ठीक है, यहां पे कर दिया बारासात, यहां पे। यहां कर दिया। अब इसका परिणाम एक उल्टा हुआ भारतीय पक्ष में। इनने ये मान लिया कि जो क्वीन, ब्रिटेन की जो क्वीन है, उसकी तरफ से लेटर है कि वो हमारे पक्ष में है। भारतीयों ने ये मान लिया, ठीक है, कि ब्रिटेन की जो रानी है वो हमारे पक्ष में है, कि ये अंग्रेज हमारे यहाँ पे ये हमारे को परेशान करके जबरदस्ती इंडिगो बुहा रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये मान लिया और आंदोलन और बढ़ गया। फिर सरकार ने 1860 में एक कमीशन बनाया WS हीटन की अध्यक्षता में। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में एक वो बनाया, आयोग का गठन किया। इसमें एक भारतीय भी थे, मोहन चंद्र चटर्जी। ठीक है बच्चों, या चंद्रमोहन चटर्जी हैं या मोहन चंद्र हैं, एक है ये। ठीक है, ठीक है ना, या चंद्रमोहन या चंद्रमोहन, इस पर चटर्जी ये थे। ये जमींदारों की तरफ से थे, ये भारतीय तरफ से रिप्रेजेंट किया था। तो इन्होंने जब पाया, कमीशन जब रिपोर्ट आई, इनने कहा कि दिस वाज ए वेरी ऑपरेसिव सिस्टम, जो इंडिगो प्लांटेशन था। और इस प्रकार हमारे इसको ब्रिटेन आगे कोई भी मतलब प्लांट है, जो बागान का जो ओनर है, वो भारतीयों को जबरदस्ती ऑपरेसिव ढंग से नहीं कर सकते, इंडिगो को नहीं बुआ सकते।
ठीक है। तो इस प्रकार जाके जो इंडिगो जो था रेबलियन वो खत्म हुआ। तो ये थे बच्चों कि भाई किस प्रकार जो कंट्री साइड जो गांव के ऊपर कैसे किस प्रकार कंट्रोल किया जाए, क्योंकि गांव का मतलब ये हुआ कि बच्चों एग्रीकल्चर, ये ध्यान रखी बात है। इसमें जो चैप्टर का मतलब समझने का प्रयास करिए। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मतलब ये हुआ कि भाई टैक्स लगान, उसका मतलब हुआ क्रॉप्स कौन सी बुआई जाए। जैसे उससे पहले दूसरी क्लास में पढ़ी आपने एक में कि भाई ये टी लाए, ये कॉफी लाए, ठीक है ना, ये मेज लाए, ये पोटैटो लाए, ये चिल्ली लाए, यूरोपियन लाए, ये ध्यान रखने बात। स्पाइसेस यहाँ थे लेकिन ये चीज लाई भी भारत में। आलू पहले भारत में नहीं था, जो ग्रीन चिल्ली आप हम खाते लाल मिर्च वो भारत में नहीं थी। जो मक्का है भुट्टे के रूप में खाते वो भी भारत में नहीं था। चाय कॉफी तो ये भी यहाँ नहीं थे। तो इन्होंने कुल मिला के ये देखा कि भाई किस प्रकार हमारे को प्रॉफिट हो, ये देखें। क्योंकि कोई भी प्राइवेट कंपनी होती है, जैसे हम देखते हैं कि भाई एक तरफ BSNL एक तरफ है रिलायंस है कि सबको फ्री दे दो, शुरू में प्लान 2 महीने 4 महीने 6 महीने सब वहां से डाइवर्ट हो जाएंगे। जो बच्चे हैं यूथ जरूर हो जाता है, वो उसको छोड़ के उस पर आ जाता है, फिर उसके रेट बढ़ा दो, फिर उनसे पैसे ले लो थोड़े, फिर ज्यादा ले लो, जब तक जो दूसरी कंपनी सरकारी वो नीचे बैठ जाएगी, उसको नुकसान हो जाएगा। ये होता है। इसी प्रकार इनने किया कि जो राइवलरी बढ़ी इनने यूरोपियन जो कंट्री में स्पाइसेस के ऊपर या दूसरे जो सामान था उनके ऊपर, उसका कारण ये रहा। तो लोगों ने यहां तक कह दिया भी कुछ भी करवा लो लेकिन इंडिगो नहीं बोएंगे हम, जो नीली खेती हम नहीं करेंगे। तो बच्चों ये काफी क्रूएल तरीका था अंग्रेजों का, ऑपरेसिव सिस्टम था। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि इंसानियत, ह्यूमैनिटी, ठीक है, अगर आदमी है तो इसके कारण है, अदरवाइज जानवर में और आदमी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे इससे पहले पढ़ा था आपने स्लेवरी सिस्टम कि पेरेंट्स से 3 बच्चे उनको बेच दिया गया, बच्चे माँ को चिपट रहे हैं। तो ये सब कुछ जो होता है ना, ये सारी चीजें होती है, ये केवल जो हाई क्लास है, जो जहां पे पैसा रुपया धन ज्यादा हो गया, रिच, ये वहां पे आत्मा मर जाती है आदमी की, वहां पे आत्मा मरती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, सभी की नहीं है। जैसे आदरणीय रतन टाटा है, वास्तव में अच्छा आदमी, जब स्क्रीनिंग की बारी आई तो हटाया गया आदमियों को कि वो एम्प्लॉय के पक्ष में खड़े थे, यहां तक शायद मिस्त्री को हटा दिया था उन्होंने, ठीक है। तो बच्चों देश में सारी विविधताएं हैं, अमीरी भी है, गरीबी भी है, जातियां हैं, धर्म है, भाषाएं हैं, लेकिन उसके बाद एक है, दैट इज यूनिटी। ये भारत है, ठीक है ना। इसलिए देश के लिए अगर कुछ करना है तो सबके साथ रह के करना होगा, एक लेम नहीं, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि सबने समझा होगा और समझ में आ भी होगा, क्योंकि आसान चैप्टर था, मुश्किल नहीं था, बड़ा था बेशक कुछ भी, लेकिन मतलब ये था भी प्रॉफिट और कुछ नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों।